We'll start with new chapter today, and that is wave optics. तो I hope कि wave optics में basic concept जो भी है आपने revise किए हैं. You have also made a list of the formulas, and just for a brief introduction, wave optics में what we will go through is हमारे पास दो sources of light होंगे. The light from these two sources will reach at a point at the same time. तो light का redistribution होता है. This redistribution of energy is called as interference. तो वहां पे हमको जहां जहां पे लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्रेस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप्स विद क्रेस्ट ऑफ अनदर, ट्रफ ऑफ वन वेव ओवरलैप्स विद ट्रफ ऑफ अनदर. हमने कंडीशंस देखे थे. पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे लाइट, वहां पे पॉइंट विल अपीयर ब्राइट, देयर विल बी मोर लाइट. जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस crest of one wave overlaps with trough of another, and you know that part difference should be 2n minus 1 lambda by 2, right? Correct. So you should know that it has to be odd multiple of lambda by 2, और constructive के लिए even multiple of lambda by 2. Good. अगर in terms of phase difference लिखोगे तो 2n pi is the condition for constructive interference. 2m plus 1 pi या फिर minus 1 pi is the condition for destructive interference, right? Then you should know what is diffraction. Diffraction की conditions. Diffraction में हमने देखा था कि diffraction is nothing but bending of light plus interference. So whenever light encounters an obstacle or it encounters a slit, तो light के path में अगर कुछ obstacle आ गया या फिर एक छोटा opening आ गया, light will bend. तो बेंडिंग ऑफ लाइट, और ये जो लाइट बेंड हुआ है ये एक स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा. तो बेंडिंग प्लस इंटरफेरेंस इज डिफ्रैक्शन. हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न इन डिटेल देखा था. यू हैव ब्राइटेस्ट एट द सेंटर, जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल मैक्सिमम या फिर सेंट्रल मैक्सिमम. उसके दोनों साइड्स पे यू हैव डार्क स्पॉट्स विच आर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा. फिर उसके बाद दोनों साइड्स पे यू हैव ब्राइट बट लेस ब्राइट कंपेयर टू द सेंटर, उसको आप बोलते हो सेकेंडरी मैक्सिमा. फिर यू हैव डार्क, देन यू हैव ब्राइट, एंड दिस इज ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी. तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. इफ यू नो ऑल दिस यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ. सो विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रिवाइजिंग थियरी. वी हैव ऑलरेडी डन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिवीजन. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ सिंगल स्लिट. इफ यू रिमेंबर हमने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट देखा है. द एंगुलर विड्थ of the central maximum does not depend upon. तो मैंने आपको बताया just now, मैं वापस आपको बता भी देता हूँ कि how does diffraction pattern look like. तो diffraction pattern में what you have is आपके पास center पे maximum है, फिर दोनों साइड पे no light है. तो दोनों साइड पे no light मतलब minimum है. उसके बाद वापस आपके पास ब्राइट है लेकिन लेस ब्राइट है. इसके लिए मैं इसका विड्थ भी कम दिखा रहा हूं, राइट? तो दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ आपको निकालना है. तो दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. और अगर आपको याद होगा, सेंटर से ऊपर हमने लिया था x, सेंटर से नीचे में लिया था x. तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वाज 2x, और ये 2x का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है. तो इफ यू रिमेंबर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा W, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा W इज 2 टाइम्स ऑफ x. ये आया था 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. ये है लीनियर विड्थ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर विड्थ? विड्थ मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर is called as linear width. Linear width मतलब distance का डायमेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि width क्या है? Distance. Wavelength is distance. Capital D is distance. Capital D क्या था? Slit से लेके तो स्क्रीन तक का डिस्टेंस. अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो बता देता हूं. ये एक स्क्रीन था और हमारे पास एक स्लिट था. स्लिट मतलब एक ओपनिंग होता है यहाँ पे. तो you have a slit. So this slit was named as AB. यहां से लाइट पास होगा, फिर लेंस है आपके पास. ओके, आई एम नॉट ड्रॉइंग एग्जैक्ट डायग्राम. फिर यहाँ पे स्क्रीन है. ये जो स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस है, दिस इज कैपिटल D. और ये जो स्लिट का विड्थ था,
इसको आप स्मॉल ए या स्मॉल डी बोल सकते हो, बुक टू बुक वेरी करता है, ठीक है। हमने स्मॉल ए यूज किया तो हम स्मॉल ए रखने वाले हैं, तो दिस इज स्लिट विथ ए, राइट। बुक टू बुक वेरी करता है, डजंट मैटर, ओके, दिस इज स्मॉल ए। तो ये था फॉर्मूला ऑफ W is width of central maximum, lambda is wavelength, length, D is length into length का स्क्वायर, नीचे भी लेंथ, एक लेंथ कैंसिल हो गया, लेंथ इक्वल टू लेंथ, करेक्ट, गुड। लेकिन आपको क्या पूछा है, एंगुलर विड्थ। मैंने आपको थ्योरी रिवीजन में जब हम थ्योरी देख रहे थे और जब हमने रिवाइज किया था ये टॉपिक, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए तब आपको बताया था मैंने कि एंगुलर विड्थ में और लिनियर विड्थ में एक ही डिफरेंस होता है, सिर्फ जो कैपिटल डी है ना ये यहाँ पे नहीं होता, ये नहीं होता मतलब कहाँ होता है, डिवाइड कर देते हो, W by D, दिस बिकम्स एंगुलर विड्थ। तो ये एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 लैम्बडा बाय A। तो ओनली थिंग इज लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्बडा कैपिटल D by A, एंगुलर विड्थ इज 2 लैम्बडा बाय A। देखो एंगुलर विड्थ है, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, वेवलेंथ इज लेंथ, A is लेंथ गया, क्या बचा, प्योर नंबर, तो दिस इज एंगुलर विड्थ। अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड स्लिट विड्थ। अरे डिपेंड करता है ना, रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड स्लिट विड्थ, डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, नो, कहां पे, यहां पे दिख रहा है डी, नहीं, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी। ये 2020 CET में आया है क्वेश्चन। Next question. In Young's double slit experiment, YDSE, बहुत जगह पे इसको completely नहीं बोलते हैं, they write down Young's double slit experiment, YDSE, green light is incident on the two slits। तो अब Young's double slit experiment पता होना चाहिए आपको। तो ये जो था ये डिफ्रैक्शन पैटर्न था, और यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस होता है, तो व्हाट यू हैव इज यू हैव अ स्क्रीन जिस पर आप इंटरफेरेंस पैटर्न देखोगे, देन यू हैव डबल स्लिट, मतलब यू हैव टू स्लिट्स, एक स्लिट यहाँ पे एक स्लिट यहाँ पे, एंड यू हैव सम सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, फिर यहाँ पे आपके पास स्लिट्स है S1 एंड S2, S1 एंड S2 स्लिट से जब लाइट पास होगा तो इट विल बिहेव एज कोहेरेंट सोर्स, and then it will make interference pattern on the screen। मान लो मेरे पास कौन सा लाइट बोला है आपको, ग्रीन लाइट, तो क्या होगा, आपको पता है कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज ऑलवेज ब्राइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज ऑलवेज ब्राइट, ऑलवेज ब्राइट, तो यू विल हैव सच अ पैटर्न, ब्राइट देन डार्क एंड देन ब्राइट एंड देन डार्क, तो ऐसा पैटर्न बनता है, दिस इज व्हाट यू गेट। आगे ये बोला है द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, वो तो मैंने बता दिया, fine। आगे next thing that they are telling you is this, which one of the following changes would cause the observed fringes to be more closely spaced। मतलब इन चारों ऑप्शन में से क्या चेंज करने पे आपको ये जो फ्रिंजेस है ये ज्यादा क्लोज दिखेंगे, they will appear to be more closely spaced, मतलब फ्रिंज का विड्थ भी कम होगा और फ्रिंजेस का डिस्टेंस भी कम होगा। फ्रिंजेस का डिस्टेंस कब कम होगा, जब फ्रिंज का विड्थ कम होगा। क्यों, थोड़ा कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। मान लो मेरे पास एक स्क्रीन है, लेट अस से जो स्क्रीन का हाइट है, क्योंकि स्क्रीन है ना जिस पर पैटर्न देखोगे, मान लेते हैं कि 10 फीट का 10 फीट, गुड, यू हैव अ स्क्रीन विच इज 10 फीट लॉन्ग। मान लो कि 10 फीट में 10 ब्राइट, मतलब 10 ब्राइट, तो 10 ब्राइट के साथ 10 डार्क भी दिखेंगे, तो यू सी 10 ब्राइट फ्रिंजेस, करेक्ट। मुझे अब 10 की जगह पे 20 करने हैं, 20 करने हैं, लेकिन स्क्रीन का हाइट तो सेम ही है, 20 करने हैं, मतलब मुझे फ्रिंजेस को पास में लाना है, सिर्फ पास में लाके नहीं चलेगा, फ्रिंज का विड्थ भी कम होना पड़ेगा, तो ब्रिंगिंग फ्रिंजेस मोर क्लोजर, मतलब it also means decreasing the width of the fringe। तो अब पता होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ क्या था। अगर आपको याद होगा हमने इसको डिनोट किया था x या x डैश या बीटा, जो भी आप नोटेशन यूज करो, whatever it is, you should remember n lambda capital D, you are talking about bright fringe, I am talking fringe width in general,
एन लैम्डा, जब आप एन बोलते हो मतलब आप nth ब्राइट फ्रिंज को लोकेट करने की बात कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ फ्रिंज विड्थ। देखो अच्छे से समझ लो, एंड दैट इज व्हाई रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंटर है जिस विच इज ऑलवेज ब्राइट। हमको देखना है कि सेंटर से nth ब्राइट कितना दूर है। तो आप बोलते हो xn इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द विड्थ। ये जो फ्रिंज है इसका विड्थ कितना बोला है क्या? यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कम होना चाहिए ना, तो उसमें n कहां से आ गया? n क्यों आएगा? सिर्फ फ्रिंज का विड्थ। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो अब अगर फ्रिंजेस को क्लोजली स्पेस करना है, मतलब फ्रिंज का विड्थ कम करना है, फ्रिंज का विड्थ कब कम होगा? मूविंग द स्क्रीन अवे फ्रॉम द स्लिट। डी बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। इफ यू इंक्रीज डी, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज। आपको डिक्रीज करने के लिए बोला है यहाँ पे। They are telling you which one of the following changes would cause the observed fringes to be more closely spaced. More closely spaced मतलब फ्रिंज का width कम करना है आपको। Good. आगे, using blue light instead of green light. Yes, क्योंकि green light का wavelength ज्यादा होता है compared to blue, तो wavelength कम करोगे तो fringe width कम होगा। तो yes, option number B. Done. This is also from 2020 CET exam. Next question. A light wave of wavelength lambda is incident on a slit of width d. So you have a slit of width d, a की जगह पे d. Resulting diffraction pattern is observed on a screen at a distance capital D. If linear width of the principal maximum is equal to the width of the slit, then the distance d is. तो सबसे पहले लीनियर विड्थ, अभी मैंने बताया व्हाट इज लीनियर विड्थ, 2 लैम्डा डी बाई ए। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम या प्रिंसिपल मैक्सिमम, तो ये पता होना चाहिए। लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम, प्रिंसिपल मतलब सेंट्रल, प्रिंसिपल मैक्सिमम इज W इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बाई A। और क्या बोला है आपको? आपको बोला है कि अगर ये लीनियर विड्थ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, मतलब बट दिस W शुड बी इक्वल टू A, है ना। लीनियर विड्थ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, मतलब ये जो विड्थ आया W, ये और ये जो स्लिट का विड्थ है ये, दे आर सेम, दे आर इक्वल। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो if you put this in equation number 1, okay, so from 1 and 2, what you have is W की जगह पे A सब्स्टिट्यूट करो, A इक्वल टू 2 लैम्डा D बाई A। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कैपिटल D, तो कैपिटल D क्या आएगा यहाँ से? A इंटू A स्क्वायर, तो D इक्वल टू A स्क्वायर बाय 2 लैम्डा। सिर्फ हमने इसको A बोला है, इन्होंने इसको D बोला है, तो D स्क्वायर बाय 2 लैम्डा। तो इंस्टेड ऑफ A दे आर कॉलिंग इट एज D, तो यू हैव D स्क्वायर बाय 2 लैम्डा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, बाइप्रिज्म तो याद होना चाहिए बाइप्रिज्म क्या होता है। I'll tell you the distance between source and eyepiece, ये eyepiece कहाँ से आ गया? is 1.2 meter. The distance between two virtual sources is 0.84 mm. Then the wavelength of light used if the eyepiece is to be moved transversely through a distance of 2.799 centimeter to shift 30 fringes is. ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या है। अगर आपको याद होगा तो हम व्हाट वी डू इज वी टेक 2 थिन प्रिज्म्स, और थिन प्रिज्म तो अभी रिसेंटली मैंने बताया व्हाट इज अ थिन प्रिज्म, विद जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो, रिफ्रैक्टिंग एंगल, वो होता है थिन प्रिज्म। तो यू हैव 2 राइट एंगल्ड थिन प्रिज्म,
मतलब ऐसा है, आपके पास दो राइट एंगल्ड थिन प्रिज्म है, थिन है, यू सी वन एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस इज अ राइट एंगल्ड थिन प्रिज्म, ये सिंगल प्रिज्म है। ऐसे दो प्रिज्म ज्वाइंट बेस टू बेस, ये इसका बेस है। ऐसे दो प्रिज्म जब आप बेस टू बेस ज्वाइन करोगे, तो व्हेन यू ज्वाइन टू सच प्रिज्म बेस टू बेस, तो लेट्स ज्वाइन देम बेस टू बेस, व्हाट यू गेट इज अ बाइप्रिज्म। इसको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी बोलते हैं। सो यू गेट दिस प्रिज्म ओवर हियर। देन इफ यू रिमेंबर, नहीं याद होगा तो याद कर लो, यू शुड नो दिस, हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट था, वी हैड अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, और हमारे पास एक स्क्रीन था, वी हैड अ स्क्रीन। ओके, लाइट फ्रॉम दिस सिंगल सोर्स, ये जो सिंगल सोर्स का लाइट है, व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज, लाइट फ्रॉम दिस सिंगल सोर्स ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यहां तक आया, फिर इसको ऑब्स्टैकल दिखा, ऑब्स्टैकल पे क्या होता है, बेंडिंग होता है, इट बेंड्स। सिमिलर थिंग हैपेंस नीचे के साइड पे, it bends. Okay, then what happens here is light is traveling from rarer to denser, it bends towards normal, फिर यहाँ पे it bends away from normal, वो पूरा दिखाने के बाद, वो अभी थिन प्रिज्म है तो मैं दिखा नहीं सकता, but I am just showing you that this is what is going to happen. Similarly यहाँ पे जो रे आएगा, the same thing will happen for this ray, and what is happening is this, तो ऐसा आएगा। तो ये जो रीजन है, नॉर्मली व्हाट आई विल डू इज थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं इसको, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसा दिखा लेते हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एग्जैक्ट डायग्राम, ऐसा कुछ होगा, ये समझ लो। तो ये जो रीजन है, स्क्रीन का जो ये रीजन है, ये होता है इंटरफेरेंस रीजन, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। द आइडिया हियर इज, एक्चुअली तो हमारे पास एक ही सोर्स था, लेकिन अगर आप रेस को बैक ट्रेस करोगे, बैक ट्रेस मतलब अभी रे जा तो ऐसा रहा है, हमको पता है लाइक दिस, बट बैक ट्रेस किया, इसको पीछे ले लिया, और ये जो रे है इसको भी हमने बैक ट्रेस कर लिया, तो इफ आई बैक ट्रेस अ रे, हमें ऐसा दिखेगा कि इन रियलिटी लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन सोर्स ओवर हियर S1, और इसको बैक ट्रेस किया तो यू विल सी, you will, it appears to us as if the light is coming from some source behind. So if you back trace, आपको ऐसा दिखता है कि light is coming from over here. तो ये जो दो sources है, S1 and S2, they are virtual sources. They are not real, they are virtual sources. So this is what you have. तो हमको वैसे ही पता है इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या था, लाइट शुड कम फ्रॉम टू सोर्सेस, तो यहाँ पे ये दो वर्चुअल सोर्सेस हो गए। वर्चुअल सोर्स का डिस्टेंस आपको दिया है d, स्मॉल d। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दिस इज बेसिकली नॉट रियली, यू कैन से एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो कि ये थियोरेटिकल सेटअप बोल सकते हो, लेकिन इन रियलिटी व्हाट यू डू इज, इन रियलिटी हम पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे देखते ही नहीं, फॉरगेट अबाउट दिस। और ये आपको पता है अभी क्या हो रहा है, तो आई विल नॉट ड्रॉ दिस ऑल्सो, आई विल नॉट ड्रॉ एनीथिंग हियर। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया जाता है, यू टेक अ टेबल, आपके पास एक टेबल होगा, इस टेबल पे आपने एक सोर्स को माउंट कर दिया, ये है सोर्स विच इज माउंटेड, स्टैंड है उसके ऊपर सोर्स लगा दिया। सिमिलरली आपने बाइप्रिज्म को भी एक स्टैंड के ऊपर लगा दिया। आगे कहीं तो इन्होंने लिखा है eyepiece, eyepiece मतलब इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पैटर्न ऑन द स्क्रीन, आप इसको देखते हो थ्रू अ eyepiece। eyepiece मतलब यू यूज अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। तो यू लुक थ्रू टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बेसिकली, तो यू विल लुक थ्रू एन eyepiece लेंस, तो ये हो गया eyepiece। आप यहां से देखोगे, इसका मतलब स्क्रीन की जगह पे पैटर्न कहां बन रहा है, राइट इन योर आई। पैटर्न कहां बनेगा, इन योर आई। अभी इफ आई आस्क यू कि बारिश के दिन में जब चलते चलते नीचे कलर दिखते हैं, आपको देखा है कभी,
rainbow type of something, right? Good. It is because of interference. फिर if I ask you कि कहाँ pattern बना, कहाँ बना? In your eye. So when you look at the pattern, it is formed right in your eye. It is formed in your eye. तो आई पीस से आप देख रहे हो. Good. Then इसके बीच में और एक लेंस होता है. उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पता नहीं, but I'll just draw this. तो एक लेंस आपके पास होता है. Lens is movable lens. तो ये फ्रेस्नेल एक्सपेरिमेंट जो था, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, उसका सेटअप है. ओके, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप. इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड आईपीस, सोर्स एंड आईपीस. तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स कहाँ पे है? यहाँ पे. यहाँ से आईपीस मतलब ये हो गया सोर्स टू स्क्रीन डिस्टेंस टाइप ऑफ थिंग. तो कैपिटल डी. वो कैपिटल डी कितना दिया आपको? हाउ मच? 1.2 मीटर, 120 सेंटीमीटर. और नॉर्मली क्या होता है? Normally biprism is kept very close. It is kept very very close to the source normally. Okay. Then आगे क्या बोला है आपको? The distance between two virtual sources. So as I told you कि the light will appear as if it is coming from two sources and not one source. So it will appear to us as if the light is coming from two sources. तो ये जो दो sources है आपके पास S1 and S2 virtual sources है. S1 and S2. इन दोनों का जो डिस्टेंस है स्मॉल d, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज इज ऑलवेज टेकन टू बी स्मॉल d. वो कितना है? 0.84 mm. इट इज 0.84 mm. ओके, so this is what you have. Small d equal to 0.84 millimeter. And then the wavelength of light used, if the eyepiece is to be moved transversely through a distance of 2.799 centimeter to shift 30 fringes. Kind of you can say थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है. आपने eyepiece को मूव किया, कितना मूव किया? 2.799 सेंटीमीटर. और इसको मूव करने से क्या हुआ? Right, to shift 30 fringes. To shift 30 fringes. When you move this eyepiece, there is a shift of 30 fringes. So what you need to understand, what they are telling you is कि जैसे ही आप eyepiece को shift कर रहे हो, कितने से shift कर रहे हो? 2.799 सेंटीमीटर से eyepiece को shift कर रहे हो, तो कितने fringes आपको दिखे? 30. मतलब what they are telling you is, याद रखना, कितने फ्रिंजेस? 30. मतलब 30 बीटा. 30 फ्रिंजेस मतलब कितने फ्रिंज विड्थ? 30. तो 30 बीटा, बीटा इज फ्रिंज विड्थ. आपको एक्स से डिनोट करना है, आप एक्स से डिनोट कर सकते हो, नो इश्यूज. व्हेन यू मूव eyepiece थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2.799 सेंटीमीटर, 30 फ्रिंजेस शिफ्ट हुए. मतलब 30 फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हुए. कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट हुए? 2.799 सेंटीमीटर. इसका मतलब आपको ये इनडायरेक्टली बताना चाह रहे थे कि फ्रिंज विड्थ जो है वो 2.799 बाय 30 है, इंटू 10⁻⁻². ये हो जाएगा मीटर में. घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन बताया है. डायरेक्टली बताने की जगह पे हाँ फ्रिंज विड्थ इज 2.799 अपॉन 30, ये बताने की जगह पे क्या बोला आपको? इफ यू मूव eyepiece थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2.799 देयर इज अ शिफ्ट ऑफ 30 फ्रिंजेस. मतलब 30 फ्रिंज विड्थ इक्वल टू 2.799 सेंटीमीटर. अब इससे क्या होगा? ऑफ कोर्स यू नो व्हाट डू यू नो इज फ्रिंज विड्थ. x is lambda d by small d. Therefore lambda wavelength equal to fringe width into small d by capital D. अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है. x you have, it is 2.799 upon 30 into 10⁻⁻². और ये आपके पास है 0.84 mm. mm को मीटर में कन्वर्ट करना भूलना नहीं. 10⁻³ और कैपिटल डी कितना है? 1.2 अपॉन 1.2. राइट, गुड. तो इन सबको सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा. और अब अनफॉर्चुनेटली मैं आपको रफली तो बता देता, लेकिन सारे के सारे आंसर बहुत पास में है. तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के अलावा यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट. वेल, बट जस्ट फॉर स्मॉल सिंप्लीफिकेशन, 12 3 जा
12 3 is how much? 36. तो नीचे 36 आएगा, ऊपर 84 into 10 power minus 2 ये सब एडजस्ट कर लोगे. तो what you will get in this case is, मैं आपको रफ बता रहा हूं, आपको एग्जैक्ट करना पड़ेगा. 2.799 को 2.8 ले लो इनटू, और 2.8 को आप मान लोगे 28 इंटू 10 पावर माइनस 1. ये हो गया. ये 10 पावर माइनस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 5, और इसके दो निकाल लिए, -7 और ये एक -8, और यहाँ क्या बचा 84, और नीचे आ गया 36, राइट. 7 बाय 12 7 जा, ओके, 12 3 जा 12 7 जा, फाइन, करेक्ट, गुड. ये आ जाएगा आपके पास. हाउ मच इज दिस? 9 पॉइंट समथिंग है ना. 3 1 जा 3 9 जा 9 पॉइंट समथिंग. 9 into 7 is 63. तो 63 into 10 power minus 8. So this is equal to 6300 into 10 power minus 10. That is 6300 angstrom. Correct? हाँ, तो ये है approximate calculations जो चलने वाले नहीं है यहाँ पे. But I'm just telling you in case अगर आंसर दूर होते तो फिर okay. But here you have to do exact calculations, और वो आता है 6533 angstrom. मतलब ऑप्शन नंबर ए मिलता है आपको in this case. Unfortunately, I cannot tell you any trick here क्योंकि answers are so closely spaced. Next question. 2019 CET. So the question is, in YDSE, Young's double slit experiment, fifth dark fringe is formed opposite to one of the slit. Very good. If d is the distance between the slit and the screen, and small d is separation between the slits, then the wavelength of the light used is. Very good. इसके लिए वापस से exact आपको पता होना चाहिए. You need to know exact arrangement in Young's double slit experiment. तो Young's के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास 2 स्लिट होते हैं, 2 स्लिट है. देन व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि जो पांचवा डार्क है, फिफ्थ डार्क, इज फॉर्म्ड राइट इन फ्रंट मतलब राइट अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स. एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको बोल देता हूं ये S1 है, ये S2 है. पांचवा fifth dark is formed exactly opposite to one of the slits. तो मैं मान लेता हूं S1 ये है आपका सेंटर पे पहला ब्राइट, फिर है आपके पास डार्क, पहला डार्क, फिर है सेकंड, मतलब दिस इज जीरोथ ऑर्डर ब्राइट. सेंटर पे जो ब्राइट बनता है उसको जीरोथ ऑर्डर बोलते हो. फिर फर्स्ट डार्क, फिर ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर ब्राइट, फिर थर्ड डार्क, फिर ब्राइट, फिर फोर्थ डार्क, फिर एक ब्राइट, and then you have finally fifth dark. Okay, so this is what you will have. So ideally पहले सिचुएशन समझ लो, this is what you get. तो ये जो fifth dark है, fifth dark is formed right in front of S1 slit. ये जो S1 slit है इसके बिल्कुल सामने बना fifth dark. This is what you need to know. और ये था आपका center of the screen. This is center of the screen. पहले क्वेश्चन समझ लो फिर सॉल्व करेंगे इसको. ये है सेंटर, देखो गिन लो. Want to count it? Count it. First dark, second dark, third dark, fourth dark and fifth dark. Fine. So fifth dark is formed right in front. ऐसा क्यों important है? Because of course, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, do you remember ये डिस्टेंस S1 से S2 का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग? स्मॉल d. यहां से यहां कितना डिस्टेंस है? स्मॉल d. तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस हो गया? d/2. तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये d/2 है. फाइन. क्या d/2 है? क्या d/2 है? सेंटर से किसका डिस्टेंस?
फिफ्थ डार्क का, वेरी गुड. डू यू रिमेंबर डिस्टेंस ऑफ mth डार्क, distance of mth dark from center, from the center, do you remember xm? 2m minus 1 lambda capital D by 2 times of small d. ये था डिस्टेंस ऑफ mth डार्क बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. हमारे पास कौन सा डार्क है? फिफ्थ. देयरफॉर x5 इक्वल टू 2 into 5 minus 1 lambda capital D by 2 times of small d. What is this? 10 minus 1, 9. So this is 9 lambda capital D by 2d. ये आ गया x5. बट वेट अ मिनट, अभी मैंने बताया कि ये x5 तो d by 2 आएगा, right? But x5 is equal to d by 2. Therefore d by 2 equal to 9 lambda capital D by 2 times of small d. 2 cancel. हमें क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ लैम्बडा. तो वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू d into d is d square upon 9 times of capital D. ऐसा कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर बी. So you have option number B. Next question. The phenomena of interference is based on conservation of momentum. Okay, no, not at all. Quantum nature of light, conservation of energy. Of course, conservation of energy. क्यों? देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आता है. Let's look at interference pattern. See, the thing is, जो डार्क पॉइंट्स है या डार्क बैंड्स है, मतलब जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, एज यू नो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जो दो वेव्स S1 और S2 से जो वेव्स आ रहे थे, एंड यू नो वेव्स कैरी एनर्जी, आपको पता है ना, वेव इज ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर एनर्जी, इट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. डार्क दिखना मतलब वहां पे एनर्जी नहीं होना. सो द क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि वेव के पास तो एनर्जी था S1 और S2, लेकिन डार्क बैंड बना तो एनर्जी गया कहां पे? ब्राइट बैंड पे. सो देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. जहां पे एनर्जी नहीं है उसका एनर्जी कहां गया? ब्राइट, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां हुआ वहां पे. इसका मतलब ओवरऑल टोटल एनर्जी तो इक्वल है, सिर्फ जहां डार्क है वहां एनर्जी नहीं है तो उसका एनर्जी कहां गया? ब्राइट पे. तो ब्राइट पॉइंट पे ज्यादा एनर्जी है, सो देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो ऑप्शन नंबर सी. चार्ज का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि फोटॉन्स है, दे डोंट हैव चार्ज. मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई पॉइंट नहीं, होगी मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन में होता है, यहाँ पे कोई कोलिजन की बात नहीं हो रही है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. टू लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2. तो ये जो आपके पास दो स्लिट्स में से जो लाइट निकल रहा है उसका इंटेंसिटी इज I1 एंड I2. और आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. मतलब जो पहला सोर्स था, वेव था, उसका एम्पलीट्यूड A1 होगा तो उसका इंटेंसिटी जो होगा I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर. और जो दूसरा सोर्स था मे बी उसका एम्पलीट्यूड A2 है तो I2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर. बेसिक्स पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. आगे बोला है you have two light waves of intensity I1 and I2 having same frequency pass through the same medium at a time in the same direction and interfere. The sum of minimum and maximum intensities is, going back again here, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां होता है मिनिमम इंटेंसिटी. और अगर आपको याद होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स का हमने फॉर्मूला लिखा था A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम हमने फॉर्मूला बनाया था A1 माइनस A2 का स्क्वायर. ऐसा क्यों होता है? अभी जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है अभी कर लो क्लियर. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू हैव टू वेव्स reaching at the point at the same time traveling through same medium and so on so forth. तो ये पहला वेव अगर मैं लेता हूं, if I take first wave and if I take second wave,
and if the two waves are in phase, मतलब crest matching with crest, trough matching with trough, तो जहां पे ब्राइट पॉइंट दिखेगा तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, मतलब वहां पे A1 प्लस A2 होगा। और अगर उल्टा है, मतलब इफ द टू वेव्स आर आउट ऑफ फेस, तो एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ ओवरलैप होगा, तो A1 माइनस A2 इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। इसमें स्पेशल केसेस होते हैं। कैसे स्पेशल केसेस? कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो गया। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो टोटल कैंसलेशन, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो गए कैंसल आउट, राइट? तो हमको पता नहीं बोला है कि यहाँ पे सेम नहीं, हमको तो बोला है अलग अलग इंटेंसिटी है, मतलब एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा दोनों का, दोनों इंटरफेरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। तो अब आपको बोला है सम ऑफ, मतलब एडिशन ऑफ किसका? मिनिमम एंड मैक्सिमम, इन दोनों को ऐड कर दो। देयरफॉर आई मैक्स प्लस आई मीन, Imax plus I mean equal to A1 plus A2 bracket square plus A1 minus A2 bracket square। इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर दो तो यू विल गेट दिस इज A1 square plus 2A1 A2 plus A2 square plus सेकेंड टर्म से आएगा A1 square minus 2A1 A2 plus 2A2 square, कैंसल एंड कैंसल। A1 square दो बार आ गया, 2 टाइम्स ऑफ A1 square A2 square दो बार आ गया, 2 टाइम्स ऑफ A2 square, 2 कॉमन आ गया, A1 square plus A2 square। बट एज आई टोल्ड यू, A1 square मतलब इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स, A2 square मतलब इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड सोर्स, so 2I1 plus I2, ऑप्शन नंबर बी डन। Option number B is the right option. Next question. Two identical, important, identical light waves having phase difference phi propagate in the same direction. When they superimpose, the intensity of the resultant wave is proportional to। सबसे पहले अगर आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एम्पलीट्यूड का तो याद होगा, वो भी याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर्स तो याद होंगे। व्हेन टू वेक्टर्स दे सुपरिंपोज, मतलब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, यू शुड रिमेंबर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, उसका रूट, दिस इज रिजल्टेंट। और आपको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस, इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, स्क्वायर रूट छोड़ दो क्योंकि स्क्वायर हो गया। फिर आपको ये भी तो पता है ये क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। ये क्यों रिजल्टेंट है? क्योंकि दो वेव्स के सुपर इम्पोज होने के बाद आया ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बट रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज A1 स्क्वायर, बट A1 क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, उसका स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट, प्लस A2 इज इंटेंसिटी ऑफ सेकंड, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 cos ऑफ phi, करेक्ट। अब आपको ये बोला है कि इफ द वेव्स आर आइडेंटिकल, फॉर आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल वेव्स का मतलब एम्पलीट्यूड का सेम होना, मतलब इंटेंसिटीज का सेम होना, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I। फेज डिफरेंस ठीक है, हम फेज डिफरेंस की बात जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है, सिर्फ फाई बोला है तो फाई रखेंगे, लेकिन आइडेंटिकल वेव्स के इंटेंसिटी सेम होता है। देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज इक्वल टू I प्लस I प्लस 2 रूट I मतलब I, तो 2I, उसके आगे क्या? cos ऑफ phi। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो पहले तो इतना आपको पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। देन अब इसमें से ये 2I और ये 2I कॉमन आ गया है ना, ये पहला 2I है फिर दूसरा भी 2I है, फिर हम कॉमन निकाल लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2I 1 प्लस cos ऑफ phi। वैसे तो हमने ये थ्योरी में ही किया हुआ है सब, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 into 2 4। इसको कैंसिल मत कर देना,
ये एंगल के अंदर 2 है, नहीं तो इसको ऐसा बड़ा कर दिया गए, ऐसा किया तो गए आपके मार्क्स। तो 4i cos square 5/2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू cos square 5/2, cos square 5/2, ऑप्शन नंबर बी। This question we have already done in theory. So that's it for today. We'll stop at this question.